अभिवादन दोस्तों। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फरमान ने उन लोगों को जगह दी जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया होगा। फ्रांस और रूस के बीच संबंध, जो कभी मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर आधारित थे, वर्तमान में एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इमैनुएल मैक्रोन की विदेश नीति का उद्देश्य प्रतिबंधों को मजबूत करना और रूस को अलग-थलग करना एक गलती में बदल गया है, जो फ्रांस को प्रमुख बाजारों और रणनीतिक प्रभाव से वंचित करता है। हाँ दोस्तों, यह सही है। पुतिन का एक फरमान और सब कुछ फ्रांस के लिए नाली में चला गया। चलो देरी न करें, चलो शुरू करें। फ्रांसीसी मीडिया सहित विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को देखते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन वास्तव में एक प्रसिद्ध देश के क्षेत्र में फ्रांसीसी सैनिकों को भेजने पर विचार कर रहे हैं। यह विशेष रुचि है, यह देखते हुए कि 2022 में वापस मैक्रोन ने कूटनीति पर भरोसा किया और संघर्ष को हल करने में मध्यस्थ के रूप में फ्रांस को तैनात किया, नियमित रूप से रूसी राष्ट्रपति के साथ संवाद किया। हालांकि तब से उनकी बयानबाजी मौलिक रूप से बदल गई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के फैसले के पीछे क्या है और इस मामले में फ्रांस किन लक्ष्यों का पीछा कर रहा है। सबसे पहले, यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों का तत्काल भाग्य फ्रांसीसी नेतृत्व के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। पेरिस का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए, यह हाल ही में ज्ञात हुआ कि फ्रांस यूक्रेन के पड़ोसी देशों से कृषि उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करने में पोलैंड में शामिल होने का इरादा रखता है। पॉलिटिको के अनुमान के अनुसार इस तरह के निर्णय से लगभग 1 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, जो इन देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण राशि है, खासकर वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति में। हालांकि मैक्रोन के लिए फ्रांसीसी किसानों की जरूरतों को पूरा करना और अन्य यूरोपीय भागीदारों के हितों को ध्यान में रखने की तुलना में अपनी घरेलू राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी नेता के राजनीतिक पाठ्यक्रम में अचानक बदलाव और संभावित सैन्य भागीदारी के बारे में उनके बयानों के कारणों को समझने के लिए चीन के साथ संबंध स्थापित करने और ब्रिक्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करने के उनके प्रयासों को याद करना उचित है। ऐसे समय में जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, ब्रिक्स देश विकास दिखा रहे हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इमैनुएल मैक्रोन जानते हैं कि प्रभुत्व के पारंपरिक पश्चिमी तंत्र कमजोर हो रहे हैं और स्वतंत्र नीतियों का नेतृत्व करने वाले देश धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि जबकि कई राज्य वाशिंगटन से निकटता से जुड़े हुए हैं और अपने निर्णयों का पालन करने के लिए मजबूर है, फ्रांस के पास अपने विकसित सैन्य औद्योगिक परिसर, परमाणु क्षमता और अपने स्वयं के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के कारण कुछ हद तक स्वायत्तता है। यह फ्रांसीसी नेता को पैंतरेबाजी के लिए जगह देता है और एक स्वतंत्र यूरोपीय सेना बनाने के बारे में विचारों को बढ़ावा देने का अवसर देता है। फिर भी ब्रिक्स के करीब जाने के उनके प्रयास असफल रहे। इस प्रारूप में मैक्रोन की रुचि के बावजूद फ्रांस को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। इसका एक कारण पेरिस के रणनीतिक इरादों के प्रति ब्रिक्स देशों का सतर्क रवैया हो सकता है। आखिरकार मैक्रोन वित्तीय अभिजात वर्ग के साथ निकटता से जुड़े एक राजनेता होने के नाते इस सहयोग का उपयोग मुख्य रूप से फ्रांस की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और अपनी औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, और फिर किसी भी समय नीति वेक्टर को बदल सकते हैं और वाशिंगटन के साथ घनिष्ठ सहयोग पर लौट सकते हैं। ब्रिक्स के दरवाजे बंद होने के बाद मैक्रोन ने विश्व मंच पर फ्रांस की स्थिति को मजबूत करने के अन्य तरीकों की तलाश शुरू की। दिशाओं में से एक अफ्रीकी देशों में प्रभाव को बहाल करने के उद्देश्य से एक नीति थी जिसका ऐतिहासिक रूप से पेरिस के साथ घनिष्ठ संबंध था। फ्रांसीसी अधिकारियों को चिंता है कि हाल के वर्षों में अफ्रीका में फ्रांस का प्रभाव कमजोर हो गया है, खासकर नाइजर की घटनाओं के बाद, जहां फ्रांसीसी परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण यूरेनियम संसाधनों तक पहुंच काट दी गई थी। मैक्रोन ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में कजाकिस्तान की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वहां भी फ्रांसीसी कंपनियों को इस क्षेत्र में रूसी हितों सहित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में फ्रांस को एक मुश्किल विकल्प का सामना करना पड़ा। एक ओर मैक्रोन समझते हैं कि रूस के साथ बातचीत के बिना यूरेनियम मुद्दे को हल करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि मॉस्को क्षेत्र की रसद और ऊर्जा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर वह शायद फ्रांस के लिए अधिक अनुकूल शर्तों को प्राप्त करने के लिए रूस पर बढ़ते दबाव की संभावना पर विचार कर रहा है। यह एक सैन्य दल की संभावित तैनाती के बारे में उनके कठोर बयानों और चर्चाओं की व्याख्या कर सकता है,
जो क्षेत्र में अतिरिक्त तनाव पैदा करता है। और यहीं से मस्ती शुरू होती है दोस्तों। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने शायद अपने देश के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की उम्मीद की। इस संबंध में फ्रांसीसी सैनिकों की संभावित तैनाती का विचार दिखाई दिया। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि क्या उन्होंने इस तरह के परिदृश्य पर गंभीरता से विचार किया या इस तरह के बयानों को एक राजनीतिक पैंतरेबाजी के तत्व के रूप में इस्तेमाल किया। यह बहुत संभव है कि एक प्रसिद्ध देश के क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना की तैनाती, उदाहरण के लिए बेलारूस के साथ सीमा के पास, अग्रिम पंक्ति के लिए अतिरिक्त बलों को मुक्त कर सके। इस मामले में पेरिस को प्रभाव का एक अतिरिक्त उपकरण प्राप्त हुआ होगा और मैक्रोन कह सकते थे कि उनकी स्थिति की गलत व्याख्या की गई थी और उन्होंने संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। यह हथियार आपूर्ति नीति के संभावित संशोधन के लिए एक तर्क भी हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट था कि इस तरह के बयान प्रकृति में अधिक प्रतीकात्मक थे और इसलिए इस मुद्दे की चर्चा के बावजूद रूस ने बदलाव के बिना अपने निर्णयों को लागू करना जारी रखा। उसी समय अफ्रीका में कुछ पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों ने पेरिस के साथ संबंधों को संशोधित करने की अपनी नीति जारी रखी, जिसने फ्रांसीसी कूटनीति के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा कीं। वर्तमान स्थिति में मैक्रोन ने खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। एक ओर उन्होंने जो बयान दिए उनमें कार्यों द्वारा पुष्टि की आवश्यकता थी, अन्यथा उनका अधिकार कमजोर हो सकता था, लेकिन दूसरी ओर प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से अवांछनीय वृद्धि हो सकती थी। एक समझौता विकल्प के रूप में एक सीमित सैन्य टुकड़ी भेजने की संभावना पर विचार किया गया था, जिसका घटनाओं के पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रांसीसी नेतृत्व को अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देगा। हालांकि इस तरह का कदम संभावित सैन्य हताहतों सहित जोखिमों से भरा है, जो फ्रांसीसी जनता के बीच चिंता का कारण बन सकता है। अंत में यह संभावना बनी हुई है कि मैक्रोन राजनीतिक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के कार्यों से बचना पसंद करेंगे। ले पेरिसियन के साथ एक साक्षात्कार में मैक्रोन ने कहा कि रूस अपने सहयोगियों से एक प्रसिद्ध देश को सहायता की संरचना और प्रारूप निर्धारित नहीं कर सकता है। उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने पर समझौतों तक पहुंचने के लिए मॉस्को पर दबाव जारी रखने की आवश्यकता भी बताई। इस संबंध में पेरिस हथियारों के उत्पादन में वृद्धि की संभावना पर विचार कर रहा है, जो फ्रांसीसी नेतृत्व के अनुसार देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देना चाहिए। इससे पहले मैक्रोन ने पहले ही कहा था कि यूरोपीय राज्यों को एक प्रसिद्ध देश के क्षेत्र में अपनी सैन्य इकाइयों की तैनाती पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार है। उनके अनुसार तीसरे देशों में संबद्ध बलों की उपस्थिति को अन्य दलों के साथ समन्वय की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने विमानन उपकरणों की संभावित आपूर्ति सहित अतिरिक्त समर्थन उपायों पर विचार करने के लिए तत्परता व्यक्त की। इन बयानों के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पेरिस एक ऐसी नीति जारी रखता है जो मॉस्को के प्रमुख हितों को ध्यान में नहीं रखती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण तनाव को कम करने और समझौता समाधान खोजने में योगदान नहीं देता है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि मैक्रोन के भाषण में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का उल्लेख किया गया था, लेकिन रूस के बारे में इसी तरह के मुद्दे नहीं उठाए गए थे। मॉस्को का मानना है कि नाटो के विस्तार और क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन में बदलाव के साथ सुरक्षा मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत की कमी मौजूदा संकट का एक कारण बन गई है। रूस ने बार बार और वर्षों से पश्चिम से खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भी शामिल है। रूसी विदेश मंत्रालय ने याद किया कि रूसी अधिकारियों ने पश्चिमी नीतियों से जुड़े जोखिमों के बारे में मैक्रोन सहित पश्चिमी नेताओं को बार बार चेतावनी दी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति के बयानों के जवाब में कि रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा है, मैक्रोन ने यूरोपीय संघ की रक्षा के लिए फ्रांसीसी परमाणु हथियारों के उपयोग पर चर्चा शुरू करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि रूसी नेतृत्व इस परिदृश्य को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझता है और जाल सेट में गिरने वाला नहीं है। सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट किया कि रूस के पास रणनीतिक कांटे से बाहर निकलने की स्पष्ट योजना है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अमेरिका और यूरोप को अपनी सुरक्षा को लेकर गलत धारणा है। वाशिंगटन ईमानदारी से मानता है कि इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण यह किनारे पर रह सकता है। हालांकि मॉस्को इन नियमों से खेलने वाला नहीं है और ऐसा करने के अपने तरीके हैं। लावरोव ने याद किया कि अमेरिकी और यूरोपीय राजनेता तेजी से आरक्षण कर रहे हैं, जो उनके सच्चे इरादों को धोखा देते हैं।
एक उदाहरण के रूप में उन्होंने व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी के शब्दों का हवाला दिया, जिन्होंने अपने एक बयान में स्पष्ट किया कि वैश्विक संघर्ष की स्थिति में यूरोप सैन्य अभियानों का मुख्य थिएटर बन जाएगा। बदले में रूस इन परिस्थितियों को ध्यान में रखता है और सावधानी से कार्य करता है। लावरोव की प्रतिक्रिया से पता चला कि मॉस्को वाशिंगटन द्वारा लगाए गए नियमों के अनुसार खेल खेलने का इरादा नहीं रखता है। क्रेमलिन जोखिमों से अवगत है और पश्चिमी परिदृश्य के कार्यान्वयन को रोकने के उपाय कर रहा है। इस प्रकार रूसी मंत्री का बयान एक और संकेत था कि मॉस्को अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है और केवल यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फायदेमंद रणनीतियों को लागू करने की अनुमति नहीं देगा। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मैक्रों की टिप्पणी को बेहद टकराव वाला बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बयानों में नाटो के सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार के उल्लेख की कमी सहित कई अशुद्धियां शामिल है, जो रूसी सीमाओं के करीब कदम से कदम आगे बढ़ रहा था, जो मॉस्को की वैध चिंताओं को जन्म देता है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार फ्रांसीसी नीति में एक गलती गंभीर परिणाम देती है। इस प्रकार फ्रांस अपने सबसे महत्वपूर्ण बिक्री बाजारों को खो रहा है। यह फ्रांसीसी निर्माताओं के लिए विशेष रूप से अप्रिय है कि इन बाजारों को अब आंशिक रूप से रूस द्वारा बदल दिया गया है, और यहीं से पुतिन का फरमान घटनास्थल पर दिखाई देता है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण उत्तरी अफ्रीका की स्थिति है, जहां मैक्रोन के फैसलों ने वास्तव में फ्रांसीसी निर्माताओं की स्थिति के बिगड़ने में योगदान दिया। पहले फ्रांस अल्जीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों में कृषि उत्पादों का मुख्य आपूर्तिकर्ता बना रहा, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी स्थिति कमजोर होने लगी है। 3 साल पहले फ्रांस अभी भी अल्जीरिया को लगभग 1 बिलियन यूरो मूल्य के कृषि सामान का निर्यात कर रहा था। हालांकि हाल के वर्षों में आपूर्ति की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है और पिछले साल वे लगभग पूरी तरह सूख गए। इसका कारण अन्य बातों के अलावा पश्चिमी सहारा की स्थिति पर विवाद में मोरक्को का समर्थन करने का मैक्रोन का राजनीतिक निर्णय था, जिससे अल्जीरिया से नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई, जो पारंपरिक रूप से फ्रांस का सहयोगी रहा है। पेरिस के अंत में मोरक्को के साथ रहने के बाद अल्जीरिया ने संबंधों को बिगड़ने और फ्रांसीसी सामानों को खारिज करने का जवाब दिया। एक विकल्प के रूप में अल्जीरिया ने रूस के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना शुरू किया, जो अब देश की अनाज की 90% जरूरतों को पूरा करता है। बदले में फ्रांस ने एक स्थिर बिक्री बाजार और मुनाफे को खो दिया है, साथ ही निविदाओं में भाग लेने और पूर्व खरीदारों से भी उपेक्षा करने के लिए पुनर्वित्त का सामना किया है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी मवेशी उत्पादकों, जिन्होंने पिछले साल 167 मिलियन यूरो के उत्पादों का निर्यात किया था, ने इस सेगमेंट में बिक्री में तेज गिरावट का अनुभव किया। अल्जीरिया में पाउडर दूध और चीज के साथ स्थिति भी खराब हो गई है, क्योंकि देश को न्यूजीलैंड सहित नए आपूर्तिकर्ता मिल गए हैं। इस बीच मोरक्को फ्रांस का एक महत्वपूर्ण सहयोगी होने के नाते अनाज सहित रूसी सामानों की आपूर्ति की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है, जो पिछले साल पिछले वर्षों की तुलना में 3 गुना अधिक मात्रा में देश में प्रवेश किया था। यह सूरजमुखी के तेल पर भी लागू होता है, जिसकी खरीद 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई थी। नतीजतन मोरक्को को रूसी निर्यात 2024 में $280 मिलियन तक बढ़ गया, जिसकी मात्रा सालाना $350 मिलियन तक बढ़ाने की योजना है। फ्रांस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी खोना जारी रखा, क्योंकि मोरक्को ने रूसी सामानों के लिए अपने बाजार खोले और अधिक आकर्षक कीमतों की पेशकश की। फ्रांसीसी मीडिया ने नोट किया है कि रूस अफ्रीका में अनाज बाजार पर सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिसमें मोरक्को और क्षेत्र के अन्य देश शामिल हैं। रूसी कृषि निर्यात न केवल उत्तरी अफ्रीका में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए रूस ने पिछले वर्ष की तुलना में सबसे बड़े अनाज आयातकों में से एक मिस्र को 20% अधिक कृषि उत्पादों की आपूर्ति की। ट्यूनीशिया ने रूसी निर्यात में भी वृद्धि देखी है, विशेष रूप से गेहूं, जो देश को अपनी आपूर्ति में विविधता लाने के अतिरिक्त अवसर देता है। इस संदर्भ में फ्रांस, जिसे लंबे समय से कृषि बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है, धीरे धीरे अपनी स्थिति खो रहा है। रूस जैसे देशों को रास्ता दे रहा है, जो अधिक अनुकूल कीमतों पर स्थिर और प्रतिस्पर्धी आपूर्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। यह लेख आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि हाल के वर्षों में रूस के साथ फ्रांस के संबंध नाटकीय रूप से कैसे बदल गए हैं। दोनों देश कभी महत्वपूर्ण भागीदार थे
और फ्रांस ने यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इमैनुएल मैक्रोन द्वारा चुना गया नया पाठ्यक्रम गलत हो सकता है। रूसी विरोधी प्रतिबंधों का समर्थन करने और पश्चिमी हितों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे कठिन राजनीतिक निर्णयों ने फ्रांस को महत्वपूर्ण बाजारों को खोने के लिए प्रेरित किया है, जो इसके लिए लाभदायक हुआ करते थे। आर्थिक नुकसान, जैसे कि फ्रांसीसी अनाज की आपूर्ति में कमी, सुझाव देते हैं कि विदेश नीति का अत्यधिक राजनीतिकरण सबसे अच्छा समाधान नहीं हो सकता है, खासकर अगर रूस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। दूसरी ओर, विदेश नीति को फिर से लिखने और रूस के साथ बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयासों से और भी अधिक आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। फ्रांस अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और राजनयिक संबंधों के समृद्ध इतिहास के साथ न केवल स्थिर बाजारों को खोने का जोखिम है, बल्कि वैश्विक मुद्दों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अवसर भी है। मैक्रोन की स्थिति बहुत कठोर हो सकती है और रूस के साथ संबंधों में संतुलन की हानि से दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं, जो फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था और दुनिया में इसके राजनीतिक प्रभाव दोनों को प्रभावित करेंगे।